नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महंगाई के ऊपर। किस तरीके से जो है महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने का क्या कारण है। कोरोना के बाद से ही महंगाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है और क्यों बढ़ रही है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक आर्टिकल के द्वारा हम लोग ये पता करेंगे कि क्यों महंगाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे आपको अभी बता दें कि क्लाइमेट चेंज के कारण, एआई के कारण और आबादियों की बढ़ती उम्र और ग्लोबलाइजेशन के कारण ही महंगाई जो है आपकी बढ़ती जा रही है। अब हम इसके डिटेल्स में बात करें तो दुनिया के कई देशों में राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और धीरे धीरे जो आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन होना चाहिए तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एआई का ज़माना आ चुका है तो सारा चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड हो रहा है और आबादियों की बढ़ती उम्र यानी बहुत ज़्यादा आबादी है और उसका उम्र भी बढ़ता है, उसका कारण है। और डीग्लोबलाइजेशन, ये सारा का सारा फैक्टर डिपेंड करता है, महंगाई के ऊपर असर डालता है। ठीक है, तो दुनिया के कई देशों में राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल रहा है। इसमें नीतियों में भी रेडिकल बदलाव आएंगे। आबादी की बढ़ती उम्र, वैश्वीकरण का बदलता रूप, जलवायु परिवर्तन, इमिग्रेशन विरोधी भावनाओं और तकनीकी प्रगति के मद्देनज़र सेंट्रल बैंक आने वाले वर्षों में कई अलग अलग दिशाओं से दबाव महसूस करेंगे। एक स्पष्ट चिंता राजकोषीय नीति और ऋण को लेकर है। जब तेज तरार नेता सत्ता में आते हैं तो वो मितव्ययिता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। उनमें से अधिकांश तो बड़ी साहसी योजनाओं के साथ आते हैं जिससे खर्च में भारी वृद्धि होती है। यहाँ पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली एक अपवाद है। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पिछले तेज तरार नेतृत्व की नीतियों को उलटने के लिए चुना गया था। लेकिन उदारवादी नेताओं को भी आने वाले वर्षों में खर्च करने का अधिक दबाव महसूस होगा। वास्तविक ब्याज दरों के अपने दीर्घकालिक रुझान पर लौटने की संभावना है, जिसका यह मतलब है कि ऋण सेवाओं की लागतें सरकारों के बजट का बड़ा हिस्सा हजम कर जाएंगी। भू राजनीति की मौजूदगी स्थिति को देखते हुए सैन्य खर्च भी निसंदेह बढ़ेगा। वही शिक्षा पर खर्च को भी बढ़ना होगा क्योंकि सरकार अपनी आबादी को एआई युग के लिए तैयार करना चाहेंगी। इन सबके अलावा जलवायु संबंध व्यय और सब्सिडी और भी जरूरी हो गई है। राजनीति विसंगतियों के चलते कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाना मुश्किल हो गया है, जो कि वित्तीय रूप से ज़्यादा विवेकपूर्ण होता है। यह सब अतिरिक्त खर्च यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंकों को सरकारों के विस्तारवादी आवेगों को सख्त नीति के साथ संतुलित करना होगा। लेकिन कई देश पहले ही भारी कर्ज में डूबे हैं। क्या केंद्रीय बैंक कुछ कर्जों को कम करने की उम्मीद में उच्च मूल्य वृद्धि की अनुमति देंगे, या वे अपनी अपनी सरकारों के सामने खड़े होंगे, दरें बढ़ाएंगे और जोखिम उठाएंगे? जब राजकोषीय प्राथमिकताएं और कर्ज के स्तर मौद्रिक नीति के दायरों को निर्धारित करते हैं तो अर्थशास्त्री इसे राजकोषीय प्रभुत्व कहते हैं। हमें इसके और मामले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आबादी के रुझानों के बारे में क्या? चार्ल्स गुडहार्ट और मनोज प्रधान का मानना है कि चीन में कामकाजी आयु की आबादी कम हो रही है और दुनिया के दूसरे देशों में भी आबादी बूढ़ी होती जा रही है। यानी धीरे धीरे एक डाटा के अनुसार बताया गया था कि 38 साल के बाद ये जो आबादी है धीरे धीरे क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी। किसका? भारत देश का। इसमें श्रम शक्ति में कमी आएगी और विकास धीमा होगा, खर्च बढ़ेगा। कुछ हद तक बुजुर्गों की देखभाल के लिए और श्रमिकों की कमी होने से वेतन वृद्धि भी मौजूद हो सकती है। यह सब महंगाई को बढ़ाने वाला है। बेशक उम्र बढ़ने के साथ साथ बचतें भी बढ़ेंगी और उम्रदराज हो रहे देशों में इमिग्रेशन से कामगारों की कमी पूरी की जाएगी। लेकिन आज तो यह हालत है कि बुजुर्ग होती आबादी वाले कई देशों द्वारा तो बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स को स्वीकार करने से खुले तौर पर इनकार किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बुजुर्ग होती आबादी में एक जापान देश है। ये भी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पे लोग जो है बुजुर्ग हो रहे हैं, यानी कि नए जो लोग हैं वो शादी नहीं कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर व्यापक टैरिफ लगाया था, तब से हम संरक्षणवाद की व्यापक वापसी देख रहे हैं। इसका पहला परिणाम सीमा पार निवेश में कमी के रूप में सामने आया है। अभी तक तो व्यापार में स्थिरता बनी हुई है,
कुछ हद तक इसलिए क्योंकि चीनी इनपुट्स को फाइनल असेंबलिंग के लिए अमेरिका भेजे जाने से पहले दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। लेकिन अगर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी होती है तो वे इस तरह के ट्रांसशिपमेंट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जबकि हर जगह टैरिफ बढ़ाएंगे। डीग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड विदेशी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जारी रखेगा, लेकिन क्या यह प्रक्रिया मुद्रास्फीति को भी बढ़ाने वाली है? यह इस पर निर्भर करता है कि किस तरह की प्रक्रिया सामने आती है। यदि टैरिफ अचानक बढ़ाए जाते हैं तो मुद्रास्फीति में काफ़ी वृद्धि होगी और केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से बचना मुश्किल हो जाएगा। संरक्षणवाद आयात की कीमतों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन चूंकि यह लोगों को गरीब बनाता है और मांग को घटाता है, इसलिए यह मुद्रास्फीति को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। डीग्लोबलाइजेशन प्रतिस्पर्धा को कम करके एकाधिकारवादी मुनाफे को बढ़ावा देगा और इस प्रकार केंद्रीय बैंकों को अधिक मुद्रास्फीति की अनुमति देने के लिए प्रलोभन देगा। लेकिन यह देखते हुए कि वैश्वीकरण के साथ मुद्रास्फीति कम हुई थी, हमें कम से कम इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि डीग्लोबलाइजेशन इसके विपरीत करेगा। लो कार्बन इकोनॉमी की ओर बढ़ने से तस्वीर और जटिल होगी। ग्रीन रेगुलेशन आमतौर पर ऊर्जा के दूषित स्रोतों पर लागत लगाते हैं। कभी कभी इस हद तक कि बैंक ऐसी परियोजनाओं को फंड भी नहीं देते, लेकिन जब तक ऊर्जा के दूषित स्रोत एक आवश्यक उत्पादन इनपुट बने हुए हैं, तब तक इन पर निर्भर उत्पादन महंगा होगा। जब मांग बढ़ेगा तो फर्मों को अधिक दूषित ऊर्जा का उपयोग करना होगा, जिससे लागत और उत्पादन की कीमतें और बढ़ेगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक की नीतियों को बहुत सख्त होना होगा और इसका मतलब होगा धीमी वृद्धि। इसमें ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट धीमा पड़ सकता है। यहाँ जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई उनमें से अधिकांश ऊंची महंगाई की ओर धकेलने वाले हैं। हाँ, अगर एआई से उत्पादकता बढ़ती है तो अधिक सस्ती आपूर्ति के कारण मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम हो सकते हैं, हालांकि अभी यह दूर है। तो ये था कि कैसे जो है आपको एआई जो है और आबादियों की बढ़ती उम्र और डीग्लोबलाइजेशन, ये सारे जो है फैक्टर डिपेंड करते हैं आपको किस चीज़ पे, तो महंगाई पे। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।